हेलो गाइस, दिस इज वेद पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मॉक सीरीज नंबर 2। ये कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चे, अदर एस्पिरेंट भी हैं, वो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करूंगा और सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Is a sequence of instruction designed to direct the computer to perform a certain task, sorry certain function। ठीक है, एक सेकंड में पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और जिसको डिजाइन किया गया है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ताकि वो कुछ काम को अंजाम दे सके। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कैसा सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। देखो, चूंकि यहाँ पे लिखा गया है, कंफ्यूजन आपको होगा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में। तो चूंकि यहाँ पे लिखा गया है डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, यानी कंप्यूटर को कुछ काम करना है, वो इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसे वो सॉफ्टवेयर ही देगा। सिंपल सा बात है भाई, कंप्यूटर को कुछ काम करना है, सॉन्ग प्ले करना है, क्लासेस हमें देखना है, तो इसके लिए कौन सॉफ्टवेयर ही तो करेगा। इसीलिए यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर होगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा रहता डायरेक्ट टू इंस्ट्रक्ट, तो हम लोग प्रोग्राम कह सकते थे। क्यों कह सकते थे वो समझो। जैसे हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं ना सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम। और सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कुछ काम को देने के लिए। तो चूंकि ये दोनों चीजों का एक कंबाइंड फॉर्म बनाया है, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, प्रोग्राम नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया भाई। वन लाइनर क्वेश्चन आता था, अब थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा आपको अपना बुद्धि और विवेक लगाना होगा। चूंकि यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है सर्टेन फंक्शन के लिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही होगा। ठीक, आई होप यू गॉट इन द पॉइंट। आगे देखते हैं। इफ ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल देन द सर्टेन टोपोलॉजी इज नॉलेज। अगर ऐसा हो कि सारा नेटवर्क यानी सारा डिवाइस एक ही केबल से कनेक्टेड है, तो उसे कौन सा टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर कोई भी सारा कंपोनेंट एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है तो उसे हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दिस टर्मिनोलॉजी बस टोपोलॉजी, याद रखिए। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही केबल में सारा डिवाइस कनेक्टेड होता है। बेसिकली इसका लैन में इसका उपयोग किया जाता है। आपके घर में आप कितने भी ऑफिस वगैरह में देखते हो कनेक्टिविटी हर जगह जो लैन पोर्ट वगैरह दिया रहता है, तो वो सारा बस टोपोलॉजी ही है। ठीक है, तो दो चीज याद रखिएगा, एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है, इसी में से कोई एक सर्वर होगा, बाकी सारा क्लाइंट होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। दोनों जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे टर्मिनल कहा जाता है, और बेसिकली इसका उपयोग लैन में होता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो गया बस टोपोलॉजी। अगला सवाल, SM retain data as long as power is provided to the memory chip and the need to be refreshed periodically. What SRM stand for? सिंपल सा बात है, SRAM क्या होता है? डेटा जो होता है रिटेन करता है, यानी जब तक कंप्यूटर में पावर है तब तक वो डेटा रिटेन करेगा, पावर गया वो डेटा लूज कर देगा, और उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मामला ये है कि यहाँ एस रैम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का दो पार्ट होता है, आपको मालूम है, एक एस रैम होता है और दूसरा डायनामिक रैम होता है। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, एक बार ज़रा देख लेना प्ले लिस्ट में। ठीक है, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हमारा जो कैचेस मेमोरी है वो इसी का उदाहरण होता है, तो ये भी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो ये सब इसकी खासियत है। हर क्वेश्चन में इसके बारे में जो भी पॉइंट आ रहा है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना है, जाके देख लीजिएगा। तो आंसर हो गया मेरा स्टैटिक रैम। अगला सवाल, the data are modified to specify code and protection in the sender side while transferring, and the special key is used to retrieve the original data in the receiver side. What is the process used in the receiver side to retrieve the original data? सिंपल सा बात है। जब भी कोई मैसेज, अगर मान लो कि यहाँ पे
यहाँ पे ए नाम का लड़का है और वो बी नाम की लड़की को कोई मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो ए अगर किया है हाय, तो भाई व्हाट्सएप में हाय तो कर दिया, लेकिन ये चूंकि सिक्योरिटी रीजन है कि भाई नहीं लिखा होता व्हाट्सएप में योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो ये डायरेक्ट हाई ट्रेवल करके नहीं जाएगा, इसे कोड कर दिया जाता, मान लो कि 10 या जिगजैग में कुछ कोड कर दिया गया। अब उधर जो है वो 10 जिगजैग कोड ही होता है और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है हाई में। तो सिंपल सा बात है, कोई भी मैसेज जो है इसी तरह किया जाता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि रिसीवर एंड में जो ये रिट्रीव किया जाएगा इस प्रक्रिया को क्या कहें। दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं डिक्रिप्टिंग, ठीक है। जो सेंडर करता है उसे कहा जाता है इनक्रिप्ट, सेंडर जो करता है उसे कहा जाता है इनक्रिप्ट, और जो रिसीवर करता है उसे कहा जाता है डिक्रिप्ट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो सेंडर सेंड करता है उसे कहा जाता है इनक्रिप्ट और जो रिसीवर रिसीव करता है उसे कहा जाता है डिक्रिप्ट। क्लियर है। तो चूंकि यहाँ पे पूछा गया था रिसीवर साइड पे, तो वहां पे डिक्रिप्टिंग ही होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस इन कंप्यूटर विच अलाउ एडिशनल डिवाइस टू कनेक्ट। हमारा कंप्यूटर ये है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर ये है और इसमें एडिशनल डिवाइस जैसे कि स्पीकर, जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, जैसे कि मॉडेम, ठीक है, मॉडेम, माउस, ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन अलाउ करता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जो एक्सटर्नली डिवाइस कनेक्ट होता है उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। याद रखिएगा, वो डिवाइस जो एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह सब यही हमारा होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। what is the example which of the following is not an example for simplex। इनमें से सिंप्लेक्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहले समझ लेते हैं कि सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स होता है दोस्तों, अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है तो वन वे कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ होता है उसे सिंप्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे रेडियो वन वे, सिर्फ सुन सकते हैं हम लोग, जवाब नहीं दे सकते हैं। टीवी में भी सिर्फ सुन सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। कीबोर्ड भी मेरा वन वे है। वॉकी टॉकी हमारा टू वे होता है, यानी जैसे कि दोनों साइड से वार्तालाप होता है, तो ये वॉकी टॉकी हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं हमारा होगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सी प्लस प्लस कोडिंग आईओ स्ट्रीम इज डॉट एच। सी प्लस प्लस का अगर नाम सुने होंगे तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आईओ स्ट्रीम का क्या इस्तेमाल है दोस्तों। आईओ स्ट्रीम जो है उसे कहा जाता है हेडर फाइल, ठीक है। आप कोई भी कोड स्टार्ट करते हो सी प्लस प्लस में तो स्टार्टिंग फ्रॉम हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। हैज एक प्री प्रोसेसर होता है, आईओ स्ट्रीम क्या होता है, बताता है कि भाई कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट लेना है, तो दिस टर्म इज नॉन एज ए आईओ स्ट्रीम। उसी तरह सी में हमारा स्टूडियो डॉट एच होता है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल इसे यहाँ पे कहा जाता है। रखिए, रॉ अनप्रोसेस फैक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस एंड साउंड आर कॉल्ड। जैसे यहाँ पे अनप्रोसेस फैक्ट लिख दिया, आंसर हमारा हो जाएगा डेटा। याद रखिएगा, अनप्रोसेस्ड फैक्ट को डेटा कहा जाता है और प्रोसेस्ड फैक्ट अगर लिखा रहता है तो उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है ये समझ लीजिए। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ अगर इंटरलेटेड डेटा ऐसा कुछ लिखा रहता तो उसे हम लोग कहते हैं डेटाबेस। तो याद रखिएगा, इंटरलेटेड डेटा को डेटाबेस कहेंगे, अनप्रोसेस्ड को डेटा कहेंगे, प्रोसेस्ड को इंफॉर्मेशन कहेंगे। डेटा वेयर हाउस क्या होता है समझ लीजिए, ये सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस होता है, ठीक है, बल्क अमाउंट में होता है जिसे रेगुलर डेटा से अलग रखा जाता है। सो सेंट्रलाइज जैसे हो गया, मान लो कि अभी बैंक में चले जाओ और बैंक को बोलो कि भाई हमें ना 2004-05 का डेटा चाहिए, तो 2004-05 का डेटा जो निकाल के देगा वो डेटा वेयर हाउस से, यानी गोडाउन से निकाल के देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस जिसको रेगुलर डेटा से रखा जाता है अलग। क्यों, डेटा एनालिसिस करने के लिए, एडहॉक क्वेरी करने के लिए, ये सब के लिए डेटा वेयर हाउस बना के रखा जाता है। हम बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। चलिए, तो समझ में आ गया डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, चूंकि अनप्रोसेस्ड फैक्ट फिगर लिखा गया तो आंसर हमारा है डेटा होगा।
अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक कंप्यूटर वाइल कनेक्टेड टू द नेटवर्क। भाई एक कंप्यूटर इंडिया में है, एक कंप्यूटर सऊदी अरब में है, ठीक है। तो हमें यहाँ ट्रैक करना है, तो ट्रैक करने के लिए इनमें से कौन सा पार्ट होगा तो इजिली हम लोग कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्टेड है दोनों, इसलिए हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ट्रैकिंग का क्या सिस्टम होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस ना रहे तो हम लोग किसी भी सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए इन नेटवर्क में, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स टू बीट स्ट्रीम। सिंपल सा दोस्तों पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा लेयर है जिसमें जो मैसेज जो होता है, मैसेज जो होता है वो बीट फॉर्म में होता है, यानी कि 1010 में होता है, 1010 में 1 होता है। तो दोस्तों वो हमारा किस में होता है, वो फिजिकल लेयर में होता है, याद रखिएगा वो हमारा फिजिकल लेयर मैसेज जो है वो हमारा बीट फॉर्म में होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। अब बात को समझिए, मैसेज फिजिकल लेयर में बीट फॉर्म में होता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर मैसेज जो होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है, और नेटवर्क लेयर में जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सब आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज नहीं जाता क्योंकि ये एक कॉम्बाइंड लेयर है, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें मैसेज को कोई फॉर्म, हाँ इसमें मैसेज का फॉर्म कह सकते हैं सेगमेंट होता है, सेगमेंट होता है मैसेज, यानी मैसेज का फॉर्म ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है तो सेगमेंट के फॉर्म में होता है, फिजिकल में क्या होता है तो बिट के फॉर्म में होता है, डेटा लिंक में क्या होता है फ्रेम के फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में किस में होता है नेटवर्क लेयर में। मैंने ओ एस आई का पूरा वर्किंग एक बना के एक वीडियो बनाया है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ओ एस आई लेयर का आपको मिल जाएगा पूरा जानकारी, जो ओ एस आई लेयर से वो आपको मिल जाएगा, इस पर जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो ओ एस आई आईसो लेयर का मेरा कंप्लीट वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया, बिट स्ट्रीम है, तो फिजिकल लेयर इज द राइट आंसर। आगे, डिलीटेड मेल फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंडेड इन। डिलीटेड, अगर हम लोग ईमेल में जाके मेल को डिलीट करते हैं तो उसे कौन सा मेल का, सिंपल सा बात है भाई, डिलीटेड मेल को ट्रैश मेल कहा जाता है, डिलीटेड मेल को ट्रैश मेल कहा जाता है। अनवांटेड मेल को स्पैम कहा जाता है, ये अगर अनवांटेड मेल जो होता है उसे स्पैम कहा जाता है, जो सेव मेल होता है उसे हम लोग आर्चिव कहते हैं, ठीक है। तो डिलीटेड मेल क्या हो गया, ट्रैश। आगे देखते हैं, द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। सिंपल सा बात है दोस्तों, हम कंप्यूटर को जो बोलते हैं वो समझ जाता है, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं। हम बोलते हैं ना गूगल स्पीक में जाकर हम लोग बात करते हैं वो काम हमारा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसे कहा जाता है। स्पीच और वॉइस में कन्फ्यूज मत होइए, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। हम लोग जो भी बोलते हैं कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, ये वॉइस रिकॉग्निशन, और ये मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, आजकल सब इसी पर काम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट डज द डॉट पर इंच मेजर। डीपीआई जो होता है डीपीआई क्या मेजर करता है, तो number of bits, density of the pixel on the computer screen, the density of the bits on the screen, density of the graphic file stored on hard disk, या none of this। दोस्तों DPI जो होता है डॉट पर इंच, फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, ये डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच होता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, तो डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, डेंसिटी बताता है, ठीक है। यानी डॉट 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 जो हमारे स्क्रीन में दिखा जाता है इसे ही कहता है पिक्सल, और ये इतना अमाउंट में कितना पिक्सल है वो उसकी डेंसिटी बताता है। जितना पिक्सल मतलब कॉम्पैक्ट, जितना पिक्सल जो होगा वो मतलब कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट होगा, जितना एक दूसरे से ज़्यादा जितना नज़दीक होगा उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमारी आती है। तो याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बताता है कौन, तो हमारा डीपीआई। आगे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इनमें से आंसर यह होगा, याद रखिएगा पास्कल। पास्कल जो है वो उप्स नहीं है, बाकी सारा उप्स होता है, पाइथन भी उप्स होता है, सी प्लस प्लस भी होता है, जावा भी होता है, सिर्फ पास्कल नहीं होता है, और रूबी भी होता है, ठीक है। तो उप्स कौन सा नहीं है, तो पास्कल इज द नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला देखते हैं, द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा जो यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट इसमें होता है नॉट एंड और नॉर एक्सॉर। गलत, यूनिवर्सल गेट कौन सा हो जाता है, नॉर। नहीं नहीं नहीं, कहीं ऑप्शन सारा गलत है, नैंड जो होता है, नॉट तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा,
दो तरह का, हाँ सॉरी भाई, तो गलत दिया हुआ है ऑप्शन। दो यूनिवर्सल गेट होता है, एक होता है नॉर होता है और एक हमारा नैंड होता है, ठीक है। ये दो यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। तो इसमें हाँ नॉर है ऑप्शन में, तो सही आंसर ही हो जाएगा। तो दो यूनिवर्सल गेट है, एक नॉर और एक नैंड, याद रखिएगा। नॉट प्लस और इज नॉर, और एंड प्लस नॉट इजकल टू नैंड, तो नॉर यहाँ पे यूनिवर्सल गेट है। इसके अलावा और, एंड और नॉट जो होता है, ये हमारा कौन सा, ये बेसिक गेट होता है, ठीक है। इसके बाद एक्स जॉर और नॉर जो होता है, सॉरी एक्स नॉर होता है जो, वो हमारा होता है ड्राइव्ड गेट, ठीक है। ये दोनों हमारा होता है ड्राइव्ड गेट। द यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेजेस और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यूनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो कमांड, स्क्रीन पर अगर कोई मैसेज हमें दिखाना होता है, तो इनमें से कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इको कमांड। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग इको कमांड कहते हैं, याद रखें। आगे, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, दैट मीन स्टार्ट नहीं होगा उसमें क्या नहीं रहने से। कंप्यूटर स्टार्ट करें, सब जो एसेंशियल कंपोनेंट है दोस्तों, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होएगा ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट टू बूट अ कंप्यूटर। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन सी प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सा है जो सी लैंग्वेज में एक एरर नहीं होगा। सिंटैक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, सेमेंटिक एरर, सर्वर एरर नहीं हो। क्यों नहीं होगा सर्वर? क्यों भाई, सी जो है एक सिंगल डेस्कटॉप पे काम, मतलब एक कह सकते हैं कि ये इसको ऐसा समझिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एप्लीकेशन बनाने, सिस्टम एप्लीकेशन बनाने में काम, यानी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाता है। सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाएगा तो एरर आएगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे सर्वर एरर नहीं होगा, ठीक है। कोड एंट्री विच आर यूज टू एक्सेस टू ए सिस्टम और कॉल्ड, इनमें से किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो कोड डाला था उसे क्या कहा जाता है, उसे पासवर्ड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उसे पासवर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। is a software which has to be source code freely available for use, viewing, modification and redistribution। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको आसानी से यूज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसी को कहा जाता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है और ये सारी फैसिलिटी होता है। पब्लिक डोमेन क्या होता है दोस्तों, पब्लिक डोमेन याद रखिएगा, ये भी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये भी सॉफ्टवेयर फ्री होता है, ठीक है। ये भी सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रीली जो अवेलेबल है उसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बस इसके बारे में याद रखिएगा, पब्लिक जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता उसे हम लोग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्रीवेयर ही सेम है, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर लगभग सेम है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसमें क्या होता है, सोर्स कोड को हम लोग देख नहीं सकते हैं। नेगवेयर क्या होता है, जो ट्रायल वर्जन में अवेलेबल है उसे नेगवेयर कहते हैं। ट्रायल वर्जन जो अवेलेबल होता है ना, उसे हम लोग नेगवेयर कहते हैं। सबके बारे में अलग अलग खासियत है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी शायद मैंने पढ़ाया भी है, एक बार देख लेना वीडियो सारा, मेरा सारा वीडियो देखोगे ना तो एक लगभग आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। वैसे मैं सीरीज भी लेके आ चुका, टिल एग्जाम तक मैं कंप्लीट सीरीज लेके यहाँ पे आऊँगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए हो गया सारा। तो दोस्तों ये मैंने आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ, सारी चीज़ों को मैंने, लास्ट क्लास एक बच्चे का आया था कि सर सारे ऑप्शन को भी बताइए, तो ऑलमोस्ट जहाँ पे ऑप्शन ऐसा कन्फ्यूजन वाला था मैंने समझा भी दिया है। तो ऐसे ही अपना रिव्यू ज़रूर देते रहिएगा सर, आपको और कैसा चाहिए कंटेंट वो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और आपको क्या चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप सो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेगुलर रात 9 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी फॉर कंसर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड